बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में आपने। आज बात करेंगे टेस्ला के बारे में। देखिए, टेस्ला की शुरुआत हुई ईयर 2003 में। 2003 से लेकर 2020 में इन 17 साल के छोटे से टाइम पीरियड में टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। जिन्होंने लगभग 80 साल पुरानी कंपनी जो 1937 में शुरू हुई थी टोयोटा, उसे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया। बात सिर्फ टोयोटा की नहीं है, इन्होंने फोर्ड और जनरल मोटर जैसी बड़ी स्टैब्लिश कंपनी को भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो इस 17 साल के टाइम पीरियड में टेस्ला ने ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल और सक्सेस सीक्रेट को फॉलो कर लिया कि 17 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने उन कंपनीज जो लगभग 50 साल, 80 साल और 100 सालों से काम कर रही थी, उन्हें मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे छोड़ दिया। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे टेस्ला के बारे में। देखिए, टेस्ला की शुरुआत हुई 2003 में, जहां सिलिकॉन वैली के दो इंजीनियर एंटरप्रेन्योर मार्क और मार्टिन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ समझ में आ गई। इनके स्टार्टअप आइडिया की शुरुआत हुई ईयर 2000 के अंदर, जहां इन दोनों को समझ में आ गया कि फ्यूचर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस स्पीड से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कारें बना रही है और जिस स्पीड से लोग कारों को खरीद रहे हैं, फ्यूचर में यह बात फिक्स है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी आगे ग्रो करेगी। लेकिन इस ग्रोथ के पॉजिटिव साइन के साथ कुछ नेगेटिव थ्रेट्स भी थे। वो थ्रेट्स से नेचुरल ऑयल के रिसोर्सेज से रिलेटेड। जहां पर इतनी कारें बिक रही है, वहां पर नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका डिप्लीशन जरूर होता चला जा रहा है। जिस स्पीड से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस हिसाब से 2070 में ऑयल सारा खत्म हो जाएगा। सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को फ्यूचर के अंदर ऑयल का कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालना पड़ेगा। अपने इसी लॉन्ग टर्म विजन को, सोसाइटी की इसी लंबी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्क और मार्टिन ने इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में एक आइडिया लगाया। इस आइडिया पे ये काम कर ही रहे थे कि इस बीच इनके 1-1.5 साल निकल चुके थे। साल था 2002 का, जहां एक ऑटो एक्सपो के अंदर मार्क और मार्टिन की मुलाकात हुई एलॉन मस्क से, जहां पर मार्क और मार्टिन ने इलेक्ट्रिक बैटरीज पे चलने वाली कार का आइडिया समझाया एलॉन मस्क को। उन्हें प्रॉब्लम भी समझाई कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उस तरह से फ्यूचर में फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एलॉन मस्क को इनका आइडिया समझ में आ गया, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात समझ में आ गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सारा फोकस करते हैं। वो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन, कंजम्पशन पे काफी हद तक काम करते हैं। इसीलिए एलॉन मस्क ने मार्क और मार्टिन के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टार्टअप आइडिया पे फंडिंग करने के लिए एग्री कर लिया। यहां से इन दोनों के पास एलॉन मस्क का थोड़ा फंड इकट्ठा हो चुका था, लेकिन कंपनी को शुरू करने के लिए और पैसों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मार्क और मार्टिन ऑलरेडी सिलिकॉन वैली के एक स्टार्टअप ई बुक पे काम कर रहे थे। वहां इस स्टार्टअप को इन्होंने बेच करके लगभग $185 मिलियन का फंड इकट्ठा कर लिया। अब अपने फंड के साथ प्लस एलॉन मस्क के फंड के साथ इन्होंने एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पे रखा, टेस्ला मोटर्स। अब टेस्ला मोटर्स ने यहां से अपने बिजनेस को करना शुरू किया, लेकिन टेस्ला मोटर्स को इनिशियली काफी बड़ी 2 प्रॉब्लम आई। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ थी लोगों का ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए, लोगों को जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, उन्हें वो कार एकदम यूटिलिटी और पैसेंजर व्हीकल नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब है क्या तो कार्टून कार होगी, या फिर कोई गोल्फ कार होगी, या किसी मूवी में दिखाई गई फैंटेसी कार होगी। उन्हें वो यूटिलिटी, कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार को खरीदना प्रेफर नहीं कर पा रहे थे। ये इनकी पहली बड़ी प्रॉब्लम थी। टेस्ला के साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्हें सारे मटेरियल पार्ट खुद बनाने पड़ रहे थे, खुद ही उन्हें अरेंज करना पड़ा था, असेंबल करना पड़ा था, बना के उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन सारा खुद करना पड़ रहा था। इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी सेल्स हो नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का ट्रस्ट इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं था, जिसकी वजह से कुछ सालों के अंदर टेस्ला लगभग बैंकरप्सी की कंडीशन तक पहुंच गई। अपनी इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हर साल वो अपने सीईओ को बदलते रहे, अपने मार्केटिंग हेड के काफी सारे मैनेजर्स को बदलते रहे, लेकिन कंपनी का फॉर्च्यून को चेंज नहीं हुआ। इस बात को एलॉन मस्क कहीं ना कहीं समझ रहे थे, इसलिए 2008 में कंपनी के 20% स्टेक्स को इन्वॉल्व करके बड़ा सारा मोटा सारा फंड टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट करके कंपनी में एज ए इन्वेस्टर के अलावा कंपनी के डायरेक्टर, डिजाइनर और सीईओ की पोस्ट 2008 में एलॉन मस्क ने अपने हाथ में ली। जिस दिन से एलॉन मस्क ने टेस्ला की बागडोर अपने हाथ में ली, कंपनी के तो भाग्य बदल गए। वहां पे टेस्ला को ज्वाइन करते ही एलॉन मस्क ने 3 बड़े डिसीजन लिए। सबसे पहला डिसीजन, इन्होंने 25% वर्कफोर्स को हटा दिया। एक ऐसी वर्कफोर्स जो क्रिएटिविटी में, फ्लेक्सिबिलिटी में और इनोवेशन में बिल्कुल कम थी, उन्हें हटा दिया। इसकी वजह से काफी सारा पैसा टेस्ला के पास बच गया। दूसरा इनोवेटिव काम एलॉन मस्क ने अपने मास्टरमाइंड इस टेस्ला को आगे बढ़ाने के लिए किया कि जो मार्क और मार्टिन ने टेस्ला के लिए रोडस्टर नाम का एक मॉडल बनाया था, जिसे उन्होंने क्रेडिट पे
पे मार्केट पे बेच दिया था। एलोन मस्क ने कंपनी को ज्वाइन करते ही लगभग 2500 मॉडल वापस मंगा लिए, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर जो 40 मिलियन का डेट चढ़ा हुआ था वो आराम से उतर गया। कंपनी को दो बड़े फायदे मिले। तीसरा बड़ा एडवांटेज, एलोन मस्क ने कंपनी को ज्वाइन करते ही गवर्नमेंट के साथ एक ग्रीन प्रोजेक्ट में टाई अप कर लिया, जिसकी वजह से $485 मिलियन की फंडिंग आ गई। अब कंपनी के पास 25% एडिशनल वर्कफोर्स का बर्डन खत्म हो गया। कंपनी के पास जो डेट था वो डेट खत्म हो गया। गवर्नमेंट से फंडिंग कंपनी को मिल चुकी थी, कंपनी के पास काफी अच्छी फंडिंग आ चुकी थी। कंपनी का काम अब बस एक हाई परफॉर्मेंस अच्छी क्वालिटी वाली इलेक्ट्रिक कार बना के लोगों को बेचना था। इस पीरियड में 1.5 साल निकल चुका था, साल आ गया 2010 का, जहां पर टेस्ला ने खुद को नेस्डैक में रजिस्टर्ड करा करके लगभग 224 मिलियन की फंडिंग फिर से अरेंज कर ली। अब कंपनी के पास काफी फंड आ चुका था। जैसे ही 2010 में टेस्ला नेस्डैक में इन्वॉल्व हुई, इन्होंने फोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। साल था 2013, जहां कंपनी 20,000 कार बना रही थी। एलोन मस्क के इन्वॉल्व होने के साथ, एक मास्टरमाइंड के साथ, एक बिजनेस प्लान के साथ कंपनी 2015 में सेल्स पहुंच चुकी थी 50,000। 2017 में आते आते सेल्स डबल होकर पहुंच गई 1 लाख। 2019 में तो कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लगभग 3,60,000 कार के मॉडल इन्होंने बेच दिए। कंपनी की इसी जे कर्व स्ट्रैटेजीज, इन्हीं जे कर्व सेल्स के पीछे दो बड़े रीजन थे। पहला रीजन था कॉन्सेप्ट चेंज। देखिए, ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज होती हैं, उनको यह माना जाता है कि कंपनी एक कार का मॉडल बनाएगी, उस मॉडल को लोगों को बेचेगी, जिसमें कुछ टेंजिबल और कुछ इनटेंजिबल एस्पेक्ट होंगे, जिनकी वजह से लोग उसे खरीद लेंगे। फिर कंपनी एक नया मॉडल, नया वर्जन निकालेगी, जिसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा, लोगों को फिर से बेचा जाएगा। ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां कुछ इसी प्रोजेक्शन पे काम करती है। लेकिन एलोन मस्क के मास्टरमाइंड में टेस्ला को उन्होंने एक अलग तरह से प्रोजेक्शन डाल दिया। एलोन मस्क ने टेस्ला को शुरू से एक सॉफ्टवेयर सेंट्रिक कंपनी की तरह लॉन्च किया। उन्होंने समझा दिया कि अगर आप हमारी कंपनी की कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो, तो वो इलेक्ट्रिक कार एक सॉफ्टवेयर सेंट्रिक कंपनी की कार है, जिसमें आपको हर बार एक नया अपग्रेडेशन, नया कोई फीचर देखने मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट लेते हैं, एंड्रॉइड्स लेते हैं या iOS का कोई फोन लेते हैं, आपको हर बार उनके अपग्रेडेशन के साथ, नए फीचर के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर का डिलाइटफुल बिहेवियर होता है। उस नए फीचर, नए अपडेशन के साथ कस्टमर को हर बार कुछ नया देखने मिलता है। ठीक उसी तरह से एलोन मस्क के मास्टरमाइंड में टेस्ला को भी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर सेंट्रिक कंपनी की तरह लॉन्च किया, ताकि जितनी बार लोग टेस्ला कंपनी की कार खरीदें और जितनी बार भी नया फीचर, नया अपडेशन, नया इनोवेशन आए, हर बार कस्टमर के लिए एक डिलाइटफुल बिहेवियर हो। इसी वजह से कस्टमर बार बार टेस्ला को खरीदना प्रेफर कर रहा था। दूसरा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम उन्होंने जो खेला वो था 360 डिग्री इनोवेशन। देखिए, चाहे कंपनी के प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात हो, चाहे क्वालिटी की बात हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात हो या कंपनी के स्ट्रक्चर की बात हो, लेबर के इन्वॉल्वमेंट की बात हो या कंपनी के ओवरऑल जजमेंट की बात हो, टेस्ला में 360 डिग्री इनोवेशन एलोन मस्क पूरी तरह से ले आए। यहां पर उन्होंने सबसे बड़ा रीजन यह किया कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय क्रिएटिविटी रख सकता है, इनोवेशन रख सकता है, उस इंडिविजुअल को ही कंपनी में ऑप्शन मिलेगा। अगर उसके बताए हुए इनोवेशन और क्रिएटिविटी की वजह से कंपनी को कुछ फायदा मिलती है, तो उस इंडिविजुअल को काफी अच्छा बोनस मिलेगा। यहां से एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया और सारे एम्प्लॉय का इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड भी सेट क्लियर हो गया। इसके अलावा उन्होंने कस्टमर के लिए बाइंग प्रोसेस बड़ा आसान कर दिया। जो कस्टमर ऑनलाइन अपने घर से टेस्ला की कार को बुक करना चाहता है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी कार का मॉडल, कलर, फीचर्स, ऑटो पायलट और सब अदर फीचर्स को इन्वॉल्व कर सकता है। घर बैठे हुए वो इस कार को अपने घर पे मंगा सकता है। अपने घर से वो इस कार की कंडीशन को चेक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली वो एक कंपनी के साथ एक कस्टमर फीडबैक के साथ डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी के साथ बढ़ गया। कस्टमर लॉयल्टी इस हद तक चली गई कि जहां नॉर्मल ऑटोमोबाइल कंपनी 60-70% कस्टमर लॉयल्टी फॉलो कर रही थी, टेस्ला की लॉयल्टी लगभग 90% तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार टेस्ला खरीद के बेच के फिर से टेस्ला ही खरीदना चाह रहा था, जिसकी वजह से रिपीटेड सेल्स बढ़ती चली गई और टेस्ला की जे कर्व स्ट्रेटजी फॉलो होती गई और टेस्ला देखते देखते पूरे मार्केट की लीडर बन गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो लाइक करिए। अगर फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।